साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 और बीसी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 24 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि साबित संस्कृति जो उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा तथा अन्य को एक ही अपराध के लिए जिसका विचारण एक ही अपराध के लिए एक साथ जिसका विचारण किया जा रहा है तो अन्यों को प्रभावित करती है, ये विचार में लेना। फिर से सुन लीजिए, साबित संस्कृति जो किसी एक व्यक्ति या एक अपराधी द्वारा एक अभियुक्त द्वारा की गई हो, संयुक्त रूप से विचारण किए जा रहे अन्य अभियुक्तों को प्रभावित करेगी, ये विचार में लेना। जैसे कई लोगों का विचारण, किसी अपराध के लिए कई लोगों का विचारण एक साथ हो रहा है, तो एक अभियुक्त द्वारा एक व्यक्ति द्वारा कोई संस्कृति की जाती है कि हमने अपराध किया है, हमने और फला सा अभियुक्त ने यह अपराध किया है, तो क्या जो स्वीकृति करता है उसका जो संस्कृति है दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध यानी दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध वह लागू की जाएगी या नहीं। धारा 30 जो है इसका वर्णन करती है। जैसे उदाहरण के लिए एक दृष्टांत है, जैसे ग की हत्या के लिए का और खा का विचारण किया जा रहा है। का स्वीकार करता है, संस्कृति करता है कि मैंने और खा ने मिलकर ग की हत्या की है, तो अब जो है न्यायालय जो है जो का ने स्वीकृति किया है कि मैंने और खा ने दोनों ने मिलकर ग की हत्या की है, तो न्यायालय इस पे विचार करेगा खा के खिलाफ भी, क्योंकि खा की स्वीकृति तो है नहीं, का की स्वीकृति है कि मैंने का और खा ने अपराध किया है, का की स्वीकृति, खा की स्वीकृति नहीं है, तो इस पे न्यायालय विचार करेगा कि उसको उसका साक्ष्य जो है जो संस्कृति कर रहा है कितना उसका प्रयोग मिला जा सकता है, उसका कितना आधार लिया जा सकता है, क्या उस आधार पे उसको दंडित किया जा सकता है या नहीं, इस पे न्यायालय विचार कर सकता है। लेकिन उसकी संस्कृति के आधार पे दूसरे सहाभियुक्त को जो है दंडित दोषी सिद्ध करार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट दृष्टांत, जैसे ग की हत्या के लिए का विचारण हो रहा है, ग ने हत्या किया, का विचारण हो रहा है, का अपनी संस्कृति करता है, का साक्ष्य में कहता है कि मैंने और ख ने ग की हत्या किया, तो जो स्वीकृति क ने किया कि मैंने खा की हत्या मैंने और खा ने मिलकर ग की हत्या किया है, खा की संस्कृति जो है का की संस्कृति खा के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि खा जो है अभियुक्त उसका ट्रायल नहीं हो रहा है, उस मुकदमे का उस संयुक्त रूप से उस मुकदमे का विचारण में वो अभियुक्त नहीं है, केवल एक संस्कृति है कि मैंने का और खा ने मिलकर ग की हत्या की है, तो ये संस्कृति करता है का के विरुद्ध तो हो सकती है लेकिन खा के विरुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि खा उसमें विचारण में अभियुक्त नहीं है, तो न्यायालय जो है खा के विरुद्ध जो है कोई धारणा नहीं कर सकता है, उसका प्रभाव खा पर नहीं पड़ेगा। इसके देखिए धारा 30 के आवश्यक तत्व है, एक से अधिक व्यक्ति हो, नंबर 1, नंबर 2 उनका विचारण संयुक्त रूप से किया जा रहा हो, नंबर 3 उसमें से कोई व्यक्ति संस्कृति करता हो एक दूसरे के विरुद्ध, और जो विचारण हो रहा है एक ही अपराध के लिए हो रहा है, तो उसमें जो कथन किया जा रहा है सहाभियुक्त जो कथन किया रहा है क्या वो अन्य सहाभियुक्तों के विरुद्ध प्रयोग में लाई जाएगी या नहीं। यदि संयुक्त रूप से विचारण हो रहा है
एक से अधिक अपराध है, एक से अधिक अभियुक्त है और एक ही अपराध के लिए हो रहा है संयुक्त विचारण, संयुक्त रूप से हो रहा है, तो न्यायालय उस पे और अन्य संपुष्ट साक्ष्यों द्वारा उस पर विचार करेगा और इसको भी विचार में ले सकता है। लेकिन इस आधार पे, संस्कृति के आधार पे सह अभियुक्त को दोषी सिद्ध करार नहीं किया सकता। एक इस बात में, इस पॉइंट पे, सेक्शन 30 पे, धारा 30 पे प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया था भुवन बनाम सम्राट के राज्य में कि सह अभियुक्त जो है, कोई व्यक्ति यदि संस्कृति करता है वो सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। इसलिए नहीं लाई जा सकती क्योंकि यह साक्ष्य की धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की श्रेणी में भी नहीं आता है। धारा 3 के अंतर्गत साक्ष्य की श्रेणी में, साक्ष्य की कोर्ट में नहीं आता है और यह शपथ पर भी नहीं होता है, क्योंकि शपथ पर होना चाहिए साक्ष्य, शपथ पर भी नहीं होता है। और तीसरा एक पॉइंट दिया कि उससे जो है प्रतिपरीक्षा, मतलब साहब जिसके विरुद्ध कथन किया गया है उससे प्रतिपरीक्षा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जीरा भी नहीं किया जा सकता। इन 3 कारणों से वो साक्षी की कोर्ट में नहीं आ सकता। लेकिन यदि न्यायालय देखती है कि यह आधार है उसको दंडित करने का और अन्य संपुष्ट साक्ष्य हैं उसको दोषी करने का, तो इसको जो है उसके साथ ले सकती है। पहले देखेगी, पहले एक मतलब ये जो संस्कृति वाला साक्ष्य है इसको अलग रखेगी और अन्य साक्ष्यों द्वारा देखेगी, अन्य साक्ष्य द्वारा देखेगी कि वह दंडित किया जा सकता है, दोषी सिद्ध करार किया जा सकता है कि नहीं। यदि दोषी सिद्ध करार किया जा सकता है तो दोषी सिद्ध करार होगा, लेकिन इस आधार पे, संस्कृति के आधार पे, साहब के विरुद्ध जो संस्कृति की गई है उस आधार पे उसको दंडित नहीं किया जा सकता। तो प्रिवी काउंसिल ने एक गाइडलाइन दिया था। इसमें एक महत्वपूर्ण वाद है कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट, पेज 159, पेज 159। इस बाद में LP तिवारी, एक LP तिवारी खाद्य अधिकारी थे और उसी जगह कश्मीरा सिंह खाद्य निरीक्षक था। जुलाई 1949 में, जुलाई 1949 में तिवारी ने यानी खाद्य अधिकारी ने कश्मीरा सिंह को उस चावल मिल में चावल की सफाई करते हुए पकड़ा, जबकि राज्य द्वारा वह प्रतिबंधित था। तिवारी जी ने इसकी सूचना उपायुक्त को दी, खाद्य उपायुक्त को दी। उपायुक्त ने उनको सस्पेंड किया, निलंबित कर दिया और अंतोगत्वा 7 जुलाई 1949 को अंतिम रूप से कश्मीरा सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कश्मीरा सिंह तिवारी से रंजिश रखना और कई अवसरों पर भी यह सुना गया को इसका बदला तिवारी से अवश्य लेंगे। वो 7 जुलाई 1949 को यानी 27 जुलाई 1949 को गोंडिया में एक गुरुद्वारे में एक फंक्शन था, उत्सव था गुरुद्वारे में, और एक गुरबचन नाम का व्यक्ति जो था उससे जो है अपीलार्थी यानी कश्मीरा सिंह ने मेल जोल बढ़ाया, दोस्ती किया और 5 वर्ष का पुत्र, तिवारी जी का 5 वर्ष का पुत्र जिसका नाम रमेश था, वो गुरुद्वारा में जहां उत्सव हो रहा था वहां उत्सव देखने गया था और उसको किसी प्रकार से बहका के गुरबचन द्वारा और कश्मीरा सिंह द्वारा उसको बहका के गुरबचन सिंह के भाई
गुरदयाल के घर ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसी दिन आधी रात को रमेश का, मृतक का शव कुएं में फेंक दिया गया। अब इस पे जो है मुकदमा चला गया, कश्मीरा सिंह, गुरबचन सिंह और अन्य लोगों के विरुद्ध मुकदमा चला गया। तो गुरबचन सिंह ने संस्वीकृति कर ली, कबूल कर लिया कि हाँ, हमने और कश्मीरा सिंह और फलाफला लोगों ने मिलकर हत्या किया थी रमेश की। तो गुरबचन सिंह को सजाए मौत मिल गई, कश्मीरा सिंह को भी सजाए मौत की सजा सुनाई गई, और कुछ लोगों को आजीवन कारावास, कुछ लोगों को कारावास से दंडित किया गया। गुरबचन ने इसकी अपील नहीं की सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कश्मीरा सिंह ने इसकी अपील किया। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सह अभियुक्त जो गुरबचन सिंह ने संस्कृति किया था, तो गुरबचन सिंह के संस्कृति के आधार पे इसको जो है दंडित नहीं किया जा सकता, दोषी सिद्ध करार नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि ये देखा जाए अन्य साक्ष्य और अन्य साक्ष्य हैं, पहले संस्कृति वाला साक्ष्य एक किनारे अलग रख दिया जाएगा, और अन्य संपुष्ट साक्ष्य, स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा देखा जाएगा कि उसके खिलाफ अपराध बनता है कि नहीं, अपराध साबित होता है कि नहीं, अपराध किया है कि नहीं किया है, उसके विरुद्ध और साक्ष्य है कि नहीं, तो किया जा सकता, तो उसको दूषित सिद्ध किया जाएगा। लेकिन गुरबचन के यानी सहअभियुक्त के संस्कृति के आधार पर उसको जो है दंडित नहीं किया जा सकता। इस पर डिटेल विवेचना किया सुप्रीम कोर्ट ने, और अंततोगत्वा ये पाया कि ऐसा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे जो है कश्मीरा सिंह को दूषित सिद्ध करार किया जा सकता है, और संस्कृति के आधार पे दोषी सिद्ध करार नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कोई संपुष्ट साक्ष्य भी नहीं है जिसके आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध हत्या का अपराध साबित हो। लेकिन धारा 201 के अंतर्गत 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने का ये अभिमत था, और प्रिवी काउंसिल का ये भुवानी साहू बनाम सम्राट के मामले में प्रिवी काउंसिल की गाइडलाइन थी कि सह अभियुक्त के बयान के आधार पे, उसके साक्ष्य के आधार पे, उसके संस्कृति के आधार पे, उसके गवाही के आधार पे, उसके कथन के आधार पे दूसरे सहअभियुक्त को दंडित नहीं किया जाता है। इसमें न्यायालय को बहुत ही सावधान होकर चलना चाहिए। भारत में ऐसी प्रथा है, ऐसी प्रचलन है कि यदि वह व्यक्ति फंस रहा है तो दूसरे अपने साथी को भी फंसा देगा। तो इस प्रकार जो है इस धारा को लागू करने के लिए संपुष्ट साक्ष्य द्वारा, संपुष्ट और स्वतंत्र साक्ष्य यदि है अलग उसके विरुद्ध, तो तभी उसको दोषी सिद्ध करार किया जा सकता है। और धारा 30 का लाभ जो है इसमें इस ढंग से नहीं मिलेगा संस्कृति के आधार पर। तो इसमें जो है कश्मीरा सिंह को 7 साल की कठोर कारावास की सजा दिया, और अन्य लोगों को, कुछ लोगों को बरी किया, कुछ लोगों को कारावास की सजा दिया। अब आज का